हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी कर दिया है और जो मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी हुआ है उसी मॉडल पेपर के आधार पर बिल्कुल ये नया मॉडल पेपर है। और ये जो मॉडल पेपर है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और आज के इस वीडियो में विज्ञान के दूसरे नंबर मॉडल सेट को सॉल्व करेंगे जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और ये जो 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें से आपको बताना है कि कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच 2 आबंध हो या कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच 3 आबंध हो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एक आबंध होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहां पर देखिए C2H4 है, तो इसमें कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच कितने आबंध हैं, तो 2 आबंध है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा यौगिक है जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इथेनॉल का भी कर सकते हैं, प्रोपेनॉल का भी कर सकते हैं, इथेनोइक अम्ल का भी कर सकते हैं, इनमें से सभी का कर सकते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो यहां पे देखिए बी वाला ऑप्शन, घास को कौन खाती है, बकरी खाती है, और बकरी का कौन खाता है, यहां पे मानव खाता है, यानी यहां पे एक आहार श्रृंखला बन रहा है, यानी यहां पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय के कोष्ठों की संख्या कितनी है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। तो मानव का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठों में बटा होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, तो ये उपचयन कहलाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें समूहों की संख्या कितनी है, यानी वर्गों की संख्या कितनी है, तो समूहों की संख्या 18 है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवर्तों की संख्या कितनी है, तो 7 है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन के लेप होते हैं, क्यों, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो टीन कम अभिक्रियाशील होता है जिंक से, तो इसीलिए यहाँ पे टीन का उपयोग करते हैं। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पे टीन का लेप लगाया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन पुनरुत्थान का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो हाइड्रा है ये क्या है, पुनरुत्थान का उदाहरण है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 10
10 नंबर प्रश्न है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने भ्रमण के पश्चात परिवर्तित होता है? तो ये आधे भ्रमण के बाद ये क्या होता है, परिवर्तित होते रहता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो सल्फर का यहाँ पे परमाणु संख्या कितना होता है, 16 होता है। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में कितना बचेगा, तो यहाँ पे 6 बचेगा। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 6 होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ग्लूकोज का यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12 और O6 होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जिसमें ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, 6 अणु होते हैं, ये आपको याद रखना है। और कार्बन के कितने अणु होते हैं, तो कार्बन के भी 6 ही अणु होते हैं। और हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं, तो 12 होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि नई कार्तिक चिन्ह परिपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो दर्पण के सामने बिंब की दूरी कैसी ली जाती है, तो ये ऋणात्मक ली जाती है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि पीत रस कहां से स्रावित होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पीत रस कहां से स्रावित होता है, तो ये यकृत से स्रावित होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए कि निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो प्लाज्मोडियम क्या है, ये मलेरिया परजीवी है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो एनोडीकरण कहते हैं, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। यहाँ पे आपको बताना है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सामान्य नेत्र के लिए निकटतम बिंदु कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 18 नंबर कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है, तो इसे साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अजैव निम्नकरणीय कचरा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अजैव निम्नकरणीय कचरा है। तो अजैव निम्नकरणीय कचरा किसे कहते हैं, तो जो कभी सड़ता गलता नहीं है, जैसे यहाँ पे देखिए थर्मोकोल, ये क्या है, कभी सड़ता गलता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अजैव निम्नकरणीय कचरा होगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 21
21 नंबर प्रश्न है कि समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि कोको में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोको में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृतजीवी पाई जाती है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो I² करता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है, तो जो दिमाग है ये क्या है, संवेदीग्राही नहीं है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस दर्पण का प्रयोग हम पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने में करते हैं, तो उत्तल दर्पण का करते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ण यानी किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस वर्ण का यानी किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पे देखिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है कि समजात अंगों का उदाहरण है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 27 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि समजात अंगों का उदाहरण है, तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, ये क्या है, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंग किसे कहते हैं, जो देखने में एक जैसे लगेंगे लेकिन उनका कार्य क्या होगा, अलग अलग होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए जो बायोमास है ये क्या है, यहाँ पे देखिए उत्तम ऊर्जा का स्रोत है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, तो अंडाशय नहीं करता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी किस ओर संकेत करती है, किसकी दिशा को बताती है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो गंगा में मछली पालना ये गंगा प्रदूषण के लिए ये उत्तरदायी नहीं है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न है कि पुष्प का नर जननांग कहलाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये पुंकेसर कहलाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस लेंस का उपयोग करके जब किसी व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष होता है तो उसको संशोधित किया जाता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसे अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर करने के लिए, तो अगर निकट दृष्टि दोष का पूछे तो
उत्तल यहाँ पे अवतल होगा, अगर यहाँ पे दीर्घ दृष्टि दोष का पूछे तो उत्तल होगा, तो दोनों को ही आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaOCl2 है ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि कौन पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो जो क्षार होता है ये क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागुणित नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागुणित नहीं है, तो जो बाल की प्रकृति होती है ये वंशागुणित नहीं होती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो यहाँ पे देखिए C2H4 ये क्या है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं, तो एक अबंध बनते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो वाट घंटा है, वाट प्रति घंटा, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है, तो जो यहाँ पे साइटोकाइनिन है ये क्या है, पादप हार्मोन है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, तो ये कर्नाटक का है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होते हैं, तो दंत मंजन कैसे होते हैं, तो ये लवण युक्त होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जो आवर्धन होता है इसका एसआई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्लोरीन की परमाणु, यहाँ पे देखिए क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो 7 होती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 17 होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो यहाँ पे मीथेन क्या है, सबसे सरल यौगिक है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर।
47 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा संबंध सत्य है। तो V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, इसे आपको याद रखना है और यही सही है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि किस कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 4n² में सबसे अधिक होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन बौने पौधे को दर्शाता है। तो दोनों छोटा टी ये क्या करता है, बौने पौधे को दर्शाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि मेरु रज्जु निकलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मेरु रज्जु कहां से निकलता है, तो ये प्रमस्तिष्क से निकलता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 52 नंबर। 52 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, तो प्लेटलेट्स करता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न है कि एल्केन का सामान्य सूत्र है। यहाँ पे आपको बताना है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनमें से कौन पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, तो मोटरसाइकिल से चलना ये क्या है, पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं, तो द्विअबंध बनते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो पर्णहरित का भी यहाँ पे जरूरत पड़ता है, प्रकाश की, यहाँ पे सूर्य की प्रकाश की भी आवश्यकता पड़ती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता पड़ती है, यानी इनमें से सभी की आवश्यकता पड़ती है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर। 57 नंबर प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें अधिकांश अपवर्तित कहां होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें अधिकांश अपवर्तन कहां होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर। 58 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो पराबैंगनी से करती है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर। 59 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, तो प्राकृतिक गैस स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो जो केंचुआ होता है ये उभयलिंगी जंतु होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर।
61 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एक लिंगी पुष्प है। तो जो पपीता का पुष्प होता है ये एक लिंगी पुष्प होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 62 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 64 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सिफिलिस क्या है, ये जीवाणु जनित रोग नहीं है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस धातु का गलनांक सबसे कम है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम जो होता है इसका सबसे गलनांक कम होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, तो ये उपचयन कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। इसमें से आपको बताना है कि कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो इनमें से कोई नहीं है, ये आपको याद रखना है। जो कोयला होता है ये क्या होता है, यहाँ पे कोयला जो होता है वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत होता है, लेकिन इसमें कोयला ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaCO3 होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन सा है। तो 1 है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णित होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है। तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसीलिए हमारा आकाश कैसा दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। इसमें से आपको बताना है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, हवा में होती है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पे ये निर्भर नहीं करता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन
निम्न में से कौन सा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो जिबरेलिन से, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर। 76 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपधातु है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा उपधातु है। तो यहाँ पे देखिए Ge यानी गैलियम जो है ये क्या है? उपधातु है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर। 77 नंबर प्रश्न है कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है? तो ये 80 mm होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर। 78 नंबर प्रश्न है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में किया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न 80 नंबर कि हमारे शरीर का पीएच परास किसके बीच कार्य करता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपका 80 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और यहाँ पे देख लीजिए होमवर्क प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये जो होमवर्क है ये मॉडल सेट में था इसका आंसर, तो आपको पता होगा, तो आप लोग इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।